जय श्री राम। आज हम लोग कुंडली मिलान पे चर्चा करेंगे कि कुंडली मिलान कैसे करते हैं लड़के लड़की की। इसके पहले हम लोग देख चुके हैं कि टोटल 36 गुण माने गए हैं अष्टकूट मिलान के। इसमें से 18 गुण मिलने जरूरी होते हैं। पहली चीज ये 2-12 का संबंध नहीं होना चाहिए, मतलब राशियां एक दूसरे से 2-12 नहीं होनी चाहिए। मेष राशि अगर लड़के की है तो मीन राशि लड़की की नहीं होनी चाहिए। 2-12 का संबंध ठीक नहीं होता है। जन्म राशि अगर एक है तो कोई बात नहीं है, लेकिन नक्षत्र के चरण अलग अलग होने चाहिए। जन्म राशि एक है तो अच्छा है, लेकिन नक्षत्र के चरण अलग अलग होने चाहिए। 5-9 का संबंध नहीं होना चाहिए राशियों का। 5-9 माने अगर मेष राशि एक की है तो दूसरे की सिंह राशि नहीं होनी चाहिए। इससे संतान संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। राशियों से देख रहे हैं हम लोग। 1-7 का संबंध है, जैसे एक की मेष राशि है दूसरे की तुला राशि है, 1-7 का संबंध हो गया। यह सम सप्तम योग कहलाता है। इससे आपस में प्यार बना रहता है। ये वैवाहिक संबंधों के लिए बहुत अच्छा होता है। सिंह कुंभ ये दोनों भी सम सप्तम हुई, लेकिन इनको अवॉइड करना चाहिए। कर्क और मकर ये भी सम सप्तम हुई, लेकिन इनको भी अवॉइड करना चाहिए। सम सप्तम में ये 2 जोड़े अवॉइड किए जाते हैं। नाड़ी दोष, इसके बाद नाड़ी दोष देखते हैं। नाड़ी दोष में दोनों की एक नाड़ी नहीं होनी चाहिए। नाड़ी अगर एक है तो चरण एक नहीं होना चाहिए। नाड़ी दोष अगर कुंडली में है तो संतान में गुस्सा, ओबीडियंट नहीं होगा, चिड़चिड़ापन, रोग, ये सब संतान में पाया जाता है। मंगल दोष के लिए हम लोग पूरी चर्चा कर चुके हैं कि मंगल दोष अगर एक की कुंडली में है तो दूसरे की कुंडली में भी मंगल दोष होना चाहिए। पुरुष की कुंडली में शुक्र का बलाबल देख लेना चाहिए, शुक्र बलवान होना चाहिए। और स्त्री की कुंडली में गुरु बलवान होना चाहिए। ये कारक है। पुरुष की कुंडली में शुक्र कारक है विवाह का, और महिला की कुंडली में गुरु कारक है विवाह का। अगर ये दोनों बलवान हैं, लड़के की कुंडली में शुक्र और लड़की की कुंडली में गुरु, तो विवाह बहुत सफल और अच्छा होता है, दाम्पत्य जीवन अच्छा बीतेगा। लड़की की कुंडली में गुरु जितना बलवान होगा, उसका पति उतना ही बुद्धिमान, एजुकेटेड नहीं, विचार अच्छे होंगे और निर्णय लेने की क्षमता उसके अंदर बहुत अच्छी होगी। विवाह को निभाने के लिए वो बहुत अच्छा योग है। लड़की का शुक्र अगर अच्छा है तो वो अपने पति को अट्रैक्ट करेगी। उसका पति हमेशा उसके इर्द गिर्द रहेगा, उसका बहुत ख्याल रखेगा। शुक्र और गुरु दोनों इन कुंडलियों में अगर बलवान है तो दाम्पत्य जीवन बहुत सुखमय बीतेगा। अगर शुक्र कमजोर है और गुरु बलवान है तो दाम्पत्य जीवन की लॉन्गेविटी तो अच्छी होगी, लेकिन अट्रैक्शन दोनों में कम होगा। लड़के की कुंडली में शुक्र अगर बलवान है तो लड़की उसको बहुत सुंदर मिलेगी, गुणवान होगी, हर प्रकार के कार्य में निपुण होगी, कमाने वाली होगी,
व्यापार में उसके सहायता करने वाली होगी, घर के काम काज में दक्ष होगी, उत्तम व्यवहार की होगी, उत्तम संतान देने वाली होगी। ये अगर शुक्र अच्छा है लड़के की कुंडली में तो ये फल प्राप्त होंगे। गुरु अगर अच्छा होगा तो लड़के का व्यवहार और चरित्र ये बहुत अच्छा होगा। यदि दोनों कारक बलवान हैं, गुरु और शुक्र, तो विवाह बहुत अच्छा चलेगा। गुण चाहे कम भी मिल रहे हो तो भी चलेगा। योनि विचार में 4 में से 2 गुण मिल रहे हैं तो भी शादी करा सकते हैं। दोनों कारक अच्छे होने चाहिए, दोनों कारक का बलाबल अच्छा होना चाहिए। 7th लॉर्ड का 6, 8, 12 भाव में जाना शादी में कंप्रोमाइज को दिखाता है कि कंप्रोमाइज करके शादी की गई। लेकिन अगर कारक अच्छा है तो बाद में सब ठीक हो जाएगा। 7th लॉर्ड अगर 4th हाउस में चला जाए तो उसकी पत्नी उसका सहयोग करेगी, काम में, व्यापार में, परोक्ष रूप से या सामने से उसकी मदद करेगी। 7th लॉर्ड अगर 3rd हाउस में गया हुआ है तो अपने से 9वें में गया हुआ है, तो ऐसे जातक का कुंडल शादी के बाद भाग्योदय होता है। अगर 9वें भाव में गया हुआ है 7th लॉर्ड तो भी शादी के बाद भाग्योदय होता है। अगर 7th लॉर्ड 10th हाउस में गया है, 10वें भाव में गया है, तो जातक का शादी के बाद घर में लक्ष्मी आएगी, ऐसा कहा गया। अगर किसी लड़की का 7th लॉर्ड अपने से 12th हाउस में यानी 6th हाउस में, 7th लॉर्ड अपने से 12वें भाव में यानी 6th हाउस में अगर चला गया तो उसके पति को जॉब करना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा, परेशानियां उठानी पड़ेंगी थोड़ी। ये सब चीजें देखने को मिली। गुरु अगर गड़बड़ है, शुक्र अच्छा है, तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन खूब रहेगा। अगर 7th लॉर्ड वेल प्लेस्ड है और कारक बलवान है तो उसकी लाइफ में जीवन साथी का आना उसकी जिंदगी में को खुशियों से भर देगा। पुरुष की कुंडली में शुक्र अगर वक्री है, वक्री होने पे बलवान हो जाता है। अगर वक्री है तो ये चारित्रिक दोष ला देगा पुरुष में। अगर शुक्र राहु के साथ बैठा हुआ है तो भी चरित्रहीनता ला देगा। राहु के साथ होने पे शुक्र के पत्नी की तबीयत खराब रहेगी, मानसिक चिंताएं रहेंगी, संतान की भी दिक्कत हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि वह अपनी पत्नी का पूरी तरह से ख्याल रखे, सब कुछ करे उसके लिए, लेकिन चारित्रिक दोष जरूर होगा उसके अंदर, वो ठीक नहीं होगा, नैतिकता कम होगी। और यदि चरित्रहीन नहीं हुआ व्यक्ति तो उसको किडनी या पेशाब से संबंधित, इस तरीके की सेक्सुअल ऑर्गन्स से संबंधित बीमारियां उसे अवश्य होंगी। लग्जरी खूब रहेगी। शुक्र अगर अष्टम भाव में चला जाता है, उसकी वाइफ लड़ने वाली होगी, लड़ाकू होगी, बहुत बात न मानने वाली होगी, हर बात में बहस करेगी। मैरिज लाइफ लग्नेश पे भी बहुत कुछ डिपेंड करती है। 7वें भाव का जस्ट अपोजिट 180 डिग्री पे लग्न भाव होता है, तो लग्नेश पे भी बहुत कुछ डिपेंड करती है मैरिज लाइफ। अब लग्नेश अगर दूसरे भाव में, तीसरे भाव में, छठे भाव में, 8वें भाव में, 12वें भाव में
चला जाता है तो ये झगड़े विवाद देता है। दूसरे भाव में अगर है तो हल्के फुल्के झगड़े लड़ाई ये चलते रहेंगे। तीसरे भाव में अगर है तो उससे थोड़ा ज्यादा रहेगा, ज्यादा एग्रेसिव, ज्यादा पराक्रमी बना देता है, तो इसलिए उससे थोड़ा ज्यादा झगड़ा लड़ाई झंझट रहेगा। ये मैरिज के रिस्पेक्ट में सिर्फ बता रहे हैं। अगर ये छठे भाव में चला जाता है तो ये सेपरेटिव एटीट्यूड दे देता है, अलगाव के, साथ में नहीं रहेंगे, एक साथ रहते हुए भी साथ में नहीं रहेंगे, इस तरह का अलगाव का एटीट्यूड दे देता है। 8th हाउस में अगर चला जाता है लग्नेश तो ये दिल से सेपरेशन चाहने लगते हैं। पूरी संभावना होती है कि दिल से ये लोग सेपरेट हो जाए। 12th हाउस में चला जाता है तो अपनी गलतियों का एहसास तो नहीं होता है, लेकिन अपनी खुद की मूर्खता बस ये लोग अपनी मैरिज लाइफ को खराब कर लेते हैं। इस तरह का इनका एटीट्यूड बन जाता है। अब अगर लग्नेश केंद्र या त्रिकोण से अलग किन्हीं भाव में पड़ा हुआ है तो वो मैरिज के लिए खराब होता है। 11वें भाव में अगर है ये बहुत अच्छा है। केंद्र त्रिकोण के अलावा अगर कहीं पड़ा हुआ तो ये संघर्ष करने की क्षमता बढ़ा देता है। ऐसे लोगों को संघर्ष बहुत करना पड़ता है। लग्नेश अगर अच्छा है तो ये लोग अपनी बुद्धिमत्ता से मैरिज लाइफ को अपनी बचा ले जाते हैं। 11th हाउस में अगर लग्नेश है तो ये एक्सपेक्टेड गेन है। 11th हाउस यहां पे अगर ये है तो सभी प्रकार का इन्हें सुख प्राप्त होगा। अगर ये 10th हाउस में चला गया तो मान सम्मान प्रतिष्ठा के कारण मैरिज चलती रहती है। लग्नेश 9वें भाव में चला गया तो अपने कर्तव्य को धर्म मान के निभाता है। धर्म का भाव है, वो अपने कर्तव्य को निभाने में धार्मिक दृष्टिकोण देखता है कि मैरिज हो गई है तो इसे हमें निभाना है। लग्नेश 7वें भाव में बैठ जाता है तो मैरिज में आकर्षण, स्ट्रेंथ, बाइंडिंग ये पैदा कर देता है, इसलिए शादी आराम से चलती रहती है। ये लड़ते झगड़ते भले रहे लेकिन शादी इनकी बहुत बढ़िया चलती है। लग्नेश 6th हाउस में अगर है तो ये शादी के टूटने के योग है। कंप्रोमाइज करके मैरिज चलानी पड़ती है। अगर कंप्रोमाइज नहीं करेंगे आपस में तो ये शादी के टूटने के योग है। लग्नेश अगर 5th में बैठा है तो ये इमोशनली अटैच हो जाते हैं। इतना अटैच हो जाते हैं कि इनको डिटैच करना बहुत मुश्किल होता है, डिटैच होना बहुत मुश्किल होता है। लग्नेश अगर 4th हाउस में बैठा है कि अपने कंफर्ट को लेके बड़े सेंसिटिव होते हैं, जिस वजह से मैरिज चलती रहती है। जिनका लग्नेश 4th हाउस में बैठा होगा वो अपने कंफर्ट को लेके बड़े सेंसिटिव होते हैं कि हमें कंफर्ट जोन से बाहर न जाना पड़े, इसलिए शादी चलाते रहते हैं, मैरिज को चलाते रहते हैं। 2nd हाउस में लग्नेश है तो मैरिज तोड़ना नहीं चाहते हैं लेकिन जुबान काबू में नहीं रहती है। लग्नेश अगर 2nd हाउस में चला जाएगा तो जुबान काबू में नहीं रहेगी। मैरिज नहीं तोड़ना चाहते लेकिन जुबान काबू में नहीं रहेगी, जिस वजह से दिक्कतें आती रहती हैं। 3rd हाउस में लग्नेश चला जाए तो मैरिज तोड़ना तो नहीं पसंद करते हैं लेकिन एनर्जी लेवल इतना ज्यादा होता है और उतना ही उसी लेवल की एनर्जी वो अपने पार्टनर से भी चाहते हैं, जिस वजह से दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। लग्न जो है वो ब्रेन के पैटर्न को डिसाइड करता है कि ब्रेन किस तरह का आपका चलेगा।
लग्नेश यदि सप्तम में आएगा तो वह अपनी पत्नी पर आसक्त हो जाएगा। सप्तम भाव का स्वामी यदि लग्न में गया तो पत्नी सर पे बैठ जाएगी। सप्तम भाव का स्वामी अगर लग्न में चला गया, लग्न आपका सर है, सप्तम भाव पत्नी है, अगर वो लग्न में चला गया सप्तम भाव का स्वामी तो पत्नी आपके सर पे बैठ जाएगी। मतलब पति दिल से चाहेगा कि हम हर राय बात करके पत्नी से तब कोई काम करें और दिल से पत्नी की बात को मानेगा। सप्तम भाव में राहु ज्यादा खराब होता है, केतु कम खराब होता है। लग्नेश सप्तमेश दोनों अगर 12वें भाव में चले गए हैं तो दिक्कत होती है लग्नेश के जाने से 12वें भाव में, सप्तमेश के जाने से उतनी समस्या नहीं होती है। सप्तम भाव में जहां तक हो सके ग्रह नहीं होना चाहिए, जितने ज्यादा ग्रह होंगे उतना ही डिस्टर्ब होगा सप्तम भाव हमारा। लग्नेश के सप्तम में होने पे पति के प्रति पत्नी का आकर्षण ऐसा होगा कि न चाहते हुए भी वो हर तरीके से पति को एडजस्ट करेगी। कुंडली देखते समय सप्तम भाव पे हमारा फोकस रहता है जब हम लड़के लड़की कुंडली देखते हैं। तो जिसकी कुंडली हम देख रहे हैं उसके सप्तम भाव में ग्रहों के होने पे किस तरह के परिणाम आते हैं, मैरिज के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। देखिए, सूर्य अगर सप्तम भाव में है कुंडली में, ऐसा व्यक्ति, सूर्य चूंकि राजा है, ऐसा व्यक्ति अपने आप को राजा समझता है, किंग, और सोचता है कि लोग भी हमें उसी तरह से राजा की तरह हमसे व्यवहार करें। लेकिन वो सचमुच का राजा जैसा कुछ भी नहीं करता, बहुत कंजूस होता है, दिखावे का राजा होगा लेकिन राजा जैसा दिलदार नहीं होगा। ऐसे लोग चाहते हैं कि हर आदमी उनको राजा की तरह ट्रीट करे, इसलिए मैरिज लाइफ के लिए अच्छा नहीं होता है। पत्नी से तमाम वादे के बाद भी कुछ नहीं करेगा, राजा की तरह अपने आप को समझते हैं। पत्नी ने कुछ भी कहा, हाँ हाँ बिल्कुल कर देंगे, करेंगे, क्योंकि स्वभाव से ये लोग कंजूस होते हैं। पति पत्नी के बीच में बिना मतलब की डिबेट दे देता है, बिना मतलब की बहस खड़ी रहेगी। जीवन साथी के हेल्थ के लिए गड़बड़ होगा। पत्नी का स्वभाव गुस्से वाला, लूज टेम्परामेंट, इम्पेशेंस, डोमिनेशन, इस तरीके का नेचर होगा पत्नी का। वाइफ चाहेगी कि घर में सिर्फ हमारी चले और किसी की न चले। जितनी समझदार पत्नी अपने आप को समझती है, वास्तव में उतनी होती नहीं है। जिस तरह से व्यक्ति अपने आप को राजा समझता है लेकिन राजा जैसा उसके अंदर कुछ भी नहीं होता है, उसी प्रकार से पत्नी भी जितना समझदार अपने आप को समझती है उतनी समझदार एक्चुअली वो होती नहीं है। सूर्य के निगेटिव गुण वाइफ में भी प्रवेश कर जाते हैं। जिद्दी स्वभाव, क्रूर स्वभाव, ये सब पत्नी के अंदर भी आ जाता है। सूर्य अगर सप्तम भाव में बैठा हुआ है तो इसमें सूर्य देव की रेमेडी करनी चाहिए। वैवाहिक जीवन को सफल बनाने के लिए सूर्य देव की रेमेडी करनी चाहिए। सूर्य देव के दान, सूर्य देव को जल अर्पित करना, सूर्य देव की उपासना, इस तरीके की चीजें करनी चाहिए। अब यदि सप्तम भाव में चंद्रमा है, ऐसे लोगों के बीच में नोक झोंक अक्सर चलती रहती है। ये लोग बहुत जल्दी इमोशनली हर्ट हो जाते हैं। ये अपने जीवन साथी से बहुत ज्यादा उम्मीदें रखते हैं, इसलिए वो कभी सेटिस्फाई नहीं होते।
जीवन साथी से कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो, कि वो उम्मीदें बहुत ज़्यादा रखते हैं। ये लोग बाहर अपने जीवन साथी की कभी भी बुराई नहीं करते हैं। बहुत मूड खराब हो तो बता दें किसी को, लेकिन नॉर्मली ये लोग बाहर किसी से अपने पार्टनर की बुराई नहीं करते हैं। ऐसे लोगों को ऐसा लगता है कि जीवन साथी उनकी बात नहीं सुनता है, जीवन साथी उनका ख्याल नहीं रखता है, उनके इमोशंस को नहीं समझता है। ये लोग इमोशनली हर्ट फील करते हैं अपने आप को। ऐसी स्थिति में चंद्रमा का उपाय करना चाहिए। चंद्रमा से संबंधित दान, चंद्रमा की पूजा, सोमवार का व्रत, शिव जी को जलाभिषेक, ये सब करना चाहिए। अगर सप्तम भाव में मंगल है तो मंगल हमेशा झगड़े, लड़ाई, मारपीट, फसाद, तमाम तरीके की इस तरीके की दिक्कतें देता है। ऐसे लोगों की पत्नी हमेशा भय का अनुभव करती है, डरी डरी से रहती है। कभी कभी ऐसे लोग एक से ज्यादा रिलेशनशिप में भी होते हैं। शादी कई बार टूटने के कगार पहुंच जाती है। खराब दशाओं में शादी टूट भी जाती है मंगल की वजह से। ऐसी स्थिति में मंगल का उपवास करना चाहिए, मंगल की वस्तुओं का दान करें, हनुमान जी की उपासना करें। धीरे धीरे मंगल ग्रह शांत होने लगेंगे, मैरिज लाइफ आपकी ठीक होनी शुरू हो जाएगी। यदि बुध देव बैठे हुए हैं सप्तम भाव में, अकेले बैठे हैं, तो ऐसे व्यक्ति की पत्नी का व्यवहार बच्चों जैसा हो जाता है, बच्चों जैसा होता है, ठीक नहीं होता है बुध वहां अकेले। शनि की दृष्टि अगर पड़ जाए, ये नपुंसकता भी दे देता है। इस स्थिति में बुध देव की वस्तुओं का दान करना चाहिए, किन्नरों को दान करें, छोटी कन्याओं की पूजा करें। इन सब चीजों को करने से बुध देव शांत होंगे और आपकी मैरिज लाइफ में सफलता मिलेगी। बृहस्पति देव अगर सप्तम में है, ईगो प्रॉब्लम देते हैं। दोनों में ईगो बहुत होती है। पढ़े लिखे दोनों होते हैं, उसके बाद भी तनातनी रहती है। ऐसी हालत में इनको गुरुवार का उपवास करना चाहिए, पीली वस्तुओं का दान करें, घर में मंदिर बनाएं, मेडिटेशन करें, बृहस्पति की चीजों का दान करें। शुक्र देव अगर हैं सप्तम हाउस में, ये काफी खराब होते हैं। यहां पे शुक्र देव सप्तम भाव में, ये दो या दो से अधिक विवाह को भी दर्शाते हैं। द्विस्वभाव राशि में शुक्र नहीं होना चाहिए, नहीं तो दो रिलेशनशिप करवाता है। स्थिर राशि में अगर शुक्र देव हैं तो काफी कुछ बचाव की संभावना होती है। ऐसे में अपने ही जीवन साथी से दोबारा विवाह कर लेना चाहिए, तो यह दोष समाप्त हो जाएगा। शुक्र देव से जुड़ी हुई चीजों का दान करें, शुक्र की उपासना करें। अगर शनि देव सप्तम भाव में है तो यहां पे इनकी प्लेसमेंट अच्छी नहीं मानी जाती है। अगर बकरी है शनि देव तो ज्यादातर संभावना होती है कि मैरिज लाइफ को डैमेज कर देंगे, एक से अधिक रिलेशनशिप की तरफ इशारा करते हैं। शनि की चीजों का दान करें, शनि का उपवास करें, मंत्र जाप करें। ऐसे लोग बड़े सीक्रेटिव होते हैं,
राहु अगर सप्तम में है तो अच्छे नहीं है, इनका परिणाम भी मैरिज लाइफ पे बहुत अच्छा नहीं आता है। केतु अगर हैं, लड़ाई झगड़ा वगैरह डिस्टर्ब करते हैं वहां बैठ के। केतु कट लगाते हैं, चीजों को डिटैच करने की कोशिश करते हैं। दोनों में कोई भी भक्ति मार्ग पर बहुत ज्यादा चला जाता है और दिक्कत देता है। केतु अगर यहाँ पे है, केतु आध्यात्मिक ग्रह है, यहाँ पे अगर हैं तो दोनों में से कोई भी एक भक्ति मार्ग पे इतना ज़्यादा चला जाएगा कि मैरिज लाइफ के बीच में दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। केतु देव के लिए उपवास करें, गणपति की पूजा करें, ब्रास की घंटी मंदिर में दान करें, केतु दोष से जुड़ी हुई वस्तुओं का दान करें। मैरिज लाइफ आपकी ठीक होनी शुरू हो जाएगी। ये कुछ चीजें हैं मैरिज के विषय में, जब हम लोग कुंडली मिलान करते हैं। और एक तो गुणों का मिलान हो गया, 18 गुण देखने थे वो हमने देख लिए, नाड़ी दोष, वकूट दोष, गुण दोष, योनि, ग्रह मैत्री, वैश, वर्ण, ये सब देख लिए। 18 गुण से ज़्यादा होने चाहिए। कारक देखने जरूरी होते हैं, तो कारक हमने देख लिए, शुक्र लड़के के केस में और लड़की के केस में गुरु, दोनों कारक अच्छे होने चाहिए, ये देख लिया हमने। उसके बाद फिर हमने देखा कि लग्नेश की स्थिति कैसी रहे तो कैसा परिणाम आएगा शादी के मैटर में। उसके बाद हमने ये देखा कि सप्तम भाव में ग्रह कौन सा बैठा हुआ है और बैठ के वो क्या परिणाम देगा और उसकी रेमेडी क्या होनी चाहिए। गुण मिलान, अष्टकूट मिलान के बाद कुंडली में लड़के की दोनों की कुंडली में इन चीजों को जरूर देख लेना चाहिए। इसके अलावा पंचम भाव को देखना आवश्यक होता है, अष्टम भाव को देखना आवश्यक होता है, 12वें भाव को देखना आवश्यक होता है, फर्स्ट हाउस को देखना आवश्यक होता है और 6th हाउस को देखना आवश्यक होता है। इन घरों की भी विवेचना करने के बाद कुंडली मिलान सचमुच में ये होता है, तब फाइनल रिजल्ट ये देना चाहिए कि हाँ, इस लड़के की शादी इस लड़के की कुंडली से मैच कर रही है या नहीं कर रही है, दोनों का पारिवारिक जीवन, मैरिज लाइफ कैसी रहेगी, तब इस पे फैसला करना चाहिए। ये कुछ चीजें शादी के विषय में, कुंडली मिलान के विषय में आज बताई हमने। आशा है आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस टाइम से मिलती रहे। जय श्री राम।